वेलकम स्टूडेंट जीपीएस साइंस एकेडमी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। गंगापुर में मैं आपकी मैथ्स की फैकल्टी अतुल अग्रवाल। ठीक है, अपन जैसे पिछली बार मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई बताया था कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अगर तुमने ढंग से तैयार कर लिया तो तुम मिनिमम 40 मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो मेंस में। ठीक है ना। तो उसमें पहला जो टॉपिक था वो 3D था, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। आज मैं सेकंड टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और वो टॉपिक है आपका डिटरमिनेंट। क्या है वो? आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सेकंड नंबर का टॉपिक है, उसका नाम है डिटरमिनेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक पे किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या किसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, किसकी बात होती है? कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर इक्वेशन के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन देखे जाते हैं। फिर एक या दो शिफ्ट की बात करें तो वहां पे हमको प्रॉपर्टीज पे भी दिखाई दे सकते हैं क्वेश्चन की डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए। ठीक है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो हमको दिखाई देंगे वो किस पे दिखाई देंगे? कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन पे दिखाई देते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए कंसिस्टेंसी ऑफ द लीनियर इक्वेशन होता है क्या है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 अननोन्स। जनरली जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसके ऊपर पूछे जाएंगे? 3 अननोन्स के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दी गई है, 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स वाली आपके पास 3 इक्वेशन है। कौन कौन सी इक्वेशन है? a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो वो है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0। और तीसरी जो इक्वेशन है वो हमारी कौन सी है? a3 ऑफ x। कौन सी है? a3 ऑफ x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। अब यहाँ पे देखो इस पूरे वाले पार्ट में हम यहाँ पे पहले क्या लिखते हैं? d। क्या लिखते हैं? डिटरमिनेंट डी, डेल्टा की बात होती है। तो डी जो होता है वो क्या होता है? a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये हमारा क्या है? d2। ठीक है, अब ये पूरी जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू है। अब डी जो है एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं उसका, ठीक है ना, उसका डिटरमिनेंट, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है ना, कैपिटल डी। ठीक है, अब इस कैपिटल डी वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0। कंडीशन होती है कि अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं। ठीक है ना, तो पहले तो हम चेक करते हैं कि डी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब दूसरी बात, अब यहां पर हमको x के लिए बात करते हैं तो x की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग लिखते हैं d1 बाई डी। एक्स की वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? d1 बाई डी। वाई की वैल्यू क्या होती है? d2 बाई डी। एंड जेड की वैल्यू क्या होती है? d3 बाई डी। अब x की जो वैल्यू है वो d1 बाई डी है, तो ये d1 होता क्या है? ठीक है ना, अब d1 क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि इस पूरे वाले पार्ट में, ठीक है ना, कौन सा वाले पार्ट में? कैपिटल डी में। किसमें? कैपिटल डी में। ठीक है ना, x का जो कोफिशिएंट है, x की कोफिशिएंट मतलब ये वाला जो कॉलम है, किसका कॉलम है? x का कॉलम। किसका कॉलम? x का कॉलम। इसको रिप्लेस कर देना कांस्टेंट से। किससे रिप्लेस कर देना? कांस्टेंट से। किससे? d1 d2 d3 से। किससे? d1 d2 d3। तो ये हमको d1 मिल जाएगा। y और z के जो वाले कोफिशिएंट हैं वो एज इट इज रखे जाएंगे, बस किसको चेंज करना है? x के। तो x को चेंज किया तो कितना मिल गया? d1, ठीक है ना, d1 b1 c1, d2 b2 c2, d3 b3 c3, ये मिल गया हमको। ऐसे ही d2 क्या है? तो d2 में हम लोग क्या करते हैं कि b1 b2 b3, मतलब किसकी बात कर रहे होते हैं? डी में जो b1 b2 b3 है, मतलब ये किसका कोफिशिएंट है? y का। इसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया कैसे? कांस्टेंट से। किससे रिप्लेस कर दिया? कांस्टेंट से। तो हमको जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? d2 मिल जाएगा। और ऐसे ही देखो यहाँ पे इस पूरे वाले पार्ट में अगर तुमने किससे रिप्लेस कर दिया इसको? c1 c2 c3, मतलब ये किसकी बात हो रही है? z की। तो z को रिप्लेस कर दिया कैसे? कांस्टेंट से। x एंड y अब सेम रहेंगे। अब किसके चेंज कर दिया आपने? z के कोफिशिएंट जो थे उसको रिप्लेस कर दिया कैसे? d1 d2 एंड d3, मतलब कांस्टेंट वाले टर्म से। तो हमको जो मिल जाएगा वो d3 मिल जाएगा। अब d3 मिल गया, d1 मिल गया, d2 मिल गया, और कैपिटल D की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो वो वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर हमको x y z की वैल्यू मिल जाती है। तो ये होता है हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, बाय ऑफ 3 अननोन्स।
अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कंडीशन होती है कंसिस्टेंसी वगैरह की, कि उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं। तो कंडीशन फॉर द कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर हमारे पास 3 अननोन वाली इक्वेशन है, कौन सी वाली, 3 अननोन वाली ये इक्वेशन, ठीक है ना, ऐसी इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में अगर d नॉट इक्वल्स टू 0 है, d क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट, और इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। पर कंडीशन क्या है, d नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर d इक्वल्स टू 0 है, d इक्वल्स टू 0 है, d1 d2 d3 ये सब भी 0 है। अब तुम यहाँ पर d1 d2 d3 अगर सभी 0 है तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, जो कुछ भी आप x को y z को कुछ भी रखो, ये तो ऑलवेज 0 ही आएगा, ये तो ऑलवेज क्या आएगा, एक वैल्यू देगा ना। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखना कंडीशन क्या है, d भी 0 होना चाहिए, d1 भी 0 होना चाहिए, d2 भी, d3 भी, सब 0 होने चाहिए। अगर सब 0 है तो इसका मतलब द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। एंड लास्ट वन की बात करें तो d अगर 0 के इक्वल है और d1 d2 d3 में से एक भी अगर नॉन 0 हो गया, एक भी क्या हो गया, नॉन 0 हो गया, तो अगर ऐसा केस हो गया तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, और इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे। द इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात जो होती है कि सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। किसके ऊपर, सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर बात, एक ही बात का तुमको ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट था वो अब 0 हो गया। कांस्टेंट क्या हो गया, 0, ठीक है। अब अगर हमने d निकाला, अब d क्या है हमारा, तो d क्या है, तो d तो अभी भी यही है, और d अगर हमारा जो है वो कितना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। अब अगर d1 ये d है तो ये अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्या है ये, नॉट इक्वल्स टू 0, द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सॉल्यूशन 0, 0, 0, ठीक है। तो इफ 3 होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स जो है वो इस टाइप की है, we consider then there always exists a solution that is x equal to 0, this solution is called the trivial solution। कंडीशन है कि d नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है, d नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर d भी 0 हो गया, d भी क्या हो गया, d भी 0 है, डेल्टा d1 भी क्या है, वो भी 0 है, d2 भी क्या है, वो भी 0, और d3 भी क्या है, 0। तो ऐसी जो इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन होंगे इसके हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और क्या होंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन क्या होंगे। तो अगर d भी 0 है, d क्या है, 0 है, तो ऐसी इक्वेशन जो होती है कंसिस्टेंट होती है और इसके सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखना, ओके। अब अगली बात, अभी क्वेश्चन है कि यहां पे बोला गया है कि लेट अल्फा बीटा बी द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड वन एक्स प्लस 2y प्लस जेड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। किसकी बात हो रही है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है, तो मतलब ये कहानी जो हो गई वो इसकी हो गई। तो मतलब d भी 0 है, d1 भी 0 है, d2 d3 सभी 0 होने चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो अगर d1 d2 d3 सबकी बात हो रही है, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हमारा d1 जो है तो हम d1 निकाल सकते हैं या d2 निकाल सकते हैं या d3 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो z के जो कोफिशिएंट हैं वो हैं z, 4z और 10z, ये हैवी है, तो डायरेक्टली हम d3 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, d3, क्योंकि d1 भी 0 होना है, d2 भी 0 होना है, d3 भी 0 होना है। अब अगर हम d3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, क्योंकि उसने बोला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो डेल्टा तो 0 होगा ही होगा, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है।
अब यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं D3 कितना हो जाएगा 1 1, ठीक है, और यहाँ भी कितना है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट भी 1 हो गया, ठीक है, फिर 1 2 और फिर ये कितना हो गया m हो गया, फिर यहाँ से देखें तो ये हो गया 1 4 और ये कितना हो गया m स्क्वायर। अब ये D2 है और ये किसके इक्वल होना चाहिए 0 के, ठीक है। अब D3 की वैल्यू निकालनी है तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर दें, तो 1 इंटू कितना लिख दिया जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ m माइनस 1, ठीक है, कितना -1 फिर कितना m स्क्वायर माइनस ऑफ m प्लस 1, ठीक है, फिर कितना लिख दिया गया है 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इस पूरे को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन बन जाएगी कितनी हमारी 2m स्क्वायर माइनस 4m माइनस m स्क्वायर प्लस m, ठीक है, और यहाँ से प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब तुम ध्यान से देखो तो ये हो जाएगी इक्वेशन कितनी है 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर की बात हो रही है, तो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m कितना हो जाएगा माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। अब इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, इस इक्वेशन के क्या हो रहे हैं फैक्टर्स हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से m कॉमन निकाल लिया तो m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकाल लिया तो m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू 1 और 2 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1 और 2। अब इसने जो बोला है कि अल्फा बीटा जो है वैल्यूज ऑफ m है, अल्फा बीटा क्या है वैल्यूज ऑफ m, तो इसका मतलब वैल्यूज ऑफ m तो कितनी आ गई 1 एंड 2, तो अल्फा कितना हो गया 1, तो बीटा कितना हो गया 2। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद फर्दर उन्होंने फिर आगे बोला है, अब आगे उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देखिए, उन्होंने बोला है कि देन द वैल्यू ऑफ, इस पूरे की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है सिग्मा ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक tan n ऑफ a अल्फा प्लस n ऑफ बीटा, ठीक है ना। तो हमको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सिग्मा, ठीक है ना, किसकी n ऑफ अल्फा प्लस सिग्मा ऑफ n ऑफ बीटा, कहां से कहां तक n इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक, n इक्वल्स टू कितना 1 से लेके 10 तक। बात समझ में आ रही है। अब अल्फा कितना है हमारा, तो अल्फा कितना है 1 और बीटा कितना है 2, ठीक है, तो यहां पे रख दें, तो ये हो जाएगा सिग्मा n ऑफ कितना n इक्वल्स टू 1 से लेके 10 तक प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से लेके 10 n ऑफ स्क्वायर। अब तुमको यही पता है कि n की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी n सिग्मा ऑफ n मतलब क्या सम ऑफ n नेचुरल नंबर अप टू 10, तो कितना लिखते थे हम n इंटू कितना लिखते थे n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये कितना है सिग्मा ऑफ n। ऐसे सिग्मा ऑफ n स्क्वायर कितना था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो यहाँ पे रखा तो n कितना है 10 इंटू कितना हो जाएगा 11 बाई 2 प्लस, ठीक है, सिग्मा ऑफ n स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 10 20 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 6। अब ये 2 ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, अब 6, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 3 ये 7 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 इंटू 11 किसकी बात हो रही है 5 इंटू 11 इस पूरे की बात हो रही है, तो 5 इंटू 11 कितना हो जाएगा 55, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 11 55 इंटू 7, तो इस पूरे की बात करें तो 5 इंटू 11 55 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 385
और 55 प्लस 11 प्लस 3 85, इस पूरे की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी रहेगी 440। तो ये क्या था हमारा आंसर। क्लियर है बात की नहीं? ठीक है, तो यहां पर इस पूरे वाले पार्ट में अगर आपने देखा तो इसमें हमने क्या निकाला, सिग्मा ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करी और किसकी मदद से निकाली, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसमें क्या बोला गया है इनफाइनाइटली। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोला गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बोला गया है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हमने क्या कर दिया, डेल्टा भी जीरो होगा, डेल्टा एक्स भी जीरो होगा, डेल्टा वाई भी जीरो होगा, डेल्टा जेड भी जीरो होगा। अब D1 D2 D3 और D जो है वो अगर जीरो है, ये सब क्या है हमारे जीरो, तो हमने देख लिया किससे मिनिमम हमारा कैलकुलेशन हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दी और सॉल्व करने पे अल्फा की और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है म्यू एन माइनस 2 लैम्डा। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स की कहानी हो गई है, किसकी कहानी हो गई, दो वेरिएबल्स की। अब डेल्टा ऑफ एक्स भी जीरो होगा, डेल्टा वाई भी जीरो होगा, डेल्टा जेड भी जीरो होगा, डी भी जीरो होगा और डेल्टा भी जीरो है, तो मतलब डी भी जीरो है। अब डी जो है अगर मैं डी लिखूंगा तो देखो यहाँ पर तो उसमें जाएगा 2 माइनस 1 1 5 लैम्डा 3 फिर 100 माइनस 47 और फिर म्यू, ये पूरा रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो लैम्डा म्यू दो वेरिएबल्स बना देगा, तो इसका मतलब यहाँ पर डी के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग। किसके बारे में बात नहीं करेंगे, डी के बारे में। अब डी की जगह बात नहीं करके अगर हम किसकी बात करें, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो बेटर क्या है कि हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना, इसको रिप्लेस कर दें। मतलब किसकी बात करें, y की वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दें। मतलब हम किसकी बात करें, D2 की बात कर लें। किसकी बात कर लें, D2 या फिर D3 की। ठीक है, तो चाहो तो पहले अपन D3 देख लेते हैं। ठीक है ना, किसकी बात कर ले पहले, D3। अब D3 कितना जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 5 100, ये तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है -1, फिर लैम्डा, फिर -47, है ना बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर D3 है तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 12 और कितना जाएगा 2 1 2, ये रख दिया। अब तुम D3 सॉल्व कर लो, तो D3, अच्छा ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के, तो यहां से हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की। अब लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने लिख दिया कितने, 2 टाइम्स 212 टाइम्स ऑफ लैम्डा माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 12 इंटू 47। ठीक है, अब माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और कितना लिखेंगे 5 इंटू 212 माइनस, ठीक है ना, 12 इंटू 100 प्लस 4। ठीक है, अब 4 के बाद कितना जाएगा 5 इंटू -47, ठीक है, -100 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ गई सबको? ध्यान से देखो, यहां पर ये पूरी वैल्यूज यहां पर अपन ने लिख ली। ठीक है, अब इन वैल्यूज को जब लिखा तो यहां पर ये वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई कर दी, पूरे को सॉल्व कर लिया अपन ने। ठीक है, और इस पूरे वाले पार्ट को सॉल्व किया तो जो हमारे पास आ जाएगा 24, कितना बन गया 24 लैम्डा प्लस 48 इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो यहां से हो जाएगा 24 लैम्डा इक्वल्स टू -48, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना जाएगा -2। लैम्डा इक्वल्स टू कितना गया -2। अब ये जो लैम्डा की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद हमको म्यू निकालना है। अब म्यू निकालना है तो देखो यहां पर बेटर है कि हमको लैम्डा पता है, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह हम क्या रख देंगे -2 और म्यू वाले टर्म्स को एज इट इज रखेंगे और एक्स वाला जो पार्ट है या यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम चाहो तो यहाँ पर इस पूरे वाले पार्ट में, ठीक है ना, तो ये भी डी है, हम डी निकालने हैं और डी भी किसके इक्वल होना है, 0 के इक्वल होना है। और या चाहो तो किसी भी एक टर्म को
मतलब यहाँ पर इस वाले टर्म्स में हम डी वाई की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डी टू की। किसकी बात कर लेते हैं? डी टू की। अब डी टू क्या हो जाएगा? तो डी टू कितना है? 2500। ये तो एज इट इज रखा हमने 2500। ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो गया? डी टू डी टू डी टू डी टू डी टू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 412212। कितना हो जाएगा? 412212। ठीक है, बात समझ आ रही है बच्चों? थोड़ा बस कैलकुलेशन ध्यान रखना, ज़्यादा होता है। और 13 म्यू, यहाँ पे कितना जाएगा? 13 एंड म्यू, ये भी किसके इक्वल है? 0 के। फिर से देख लेते हैं, x का कोफिशिएंट कितना है? 2500 रख दिया। एक बार चेक करके रखना यहाँ पे बच्चों। ठीक है, फिर कांस्टेंट कितना है? 412212, तो हमने रख दिया 412212। और फिर यहाँ पर 13 और कितना है? म्यू। कितना है? 13 और म्यू, ये इसके इक्वल हो गया 0। अब इस पूरे वाले पार्ट में इस डिटरमिनेंट को फिर सॉल्व किया, तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए कितना लिख दिया? 12 टाइम्स ऑफ म्यू इंटू 3 इंटू 212 माइनस 4। कितना लिख दिया? -4। अब -4 तो कितना रहेगा? 5 म्यू। ठीक है, 5 म्यू माइनस 3 इंटू 100। ठीक है ना, 5 म्यू इंटू 3 माइनस 100 प्लस 1। ठीक है, अब 1 के बाद कितना लिख दिया? 5212 माइनस 12 इंटू 100। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई? इक्वल्स टू 0। अब इस पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर लें, तो यहां से इस पूरे को सॉल्व करने पे म्यू हमारा किसके इक्वल आ गया? 53 के। किसके इक्वल आ गया? 53 के। ठीक है, अब म्यू 53 है। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी यहाँ पे? -2। ठीक है, और म्यू कितना आ गया? 53। ठीक है ना, अब लैम्डा 53 है और ये कितना है? तो हमको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? म्यू माइनस किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? म्यू माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो म्यू तो कितना हो गया? 53 माइनस 2, और लैम्डा कितना है? -2। तो हम लिख सकते हैं इसको कितना? 53 प्लस 4। 53 प्लस 4 कितना रहेगा? 57। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर कभी भी आपको दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, लैम्डा एंड म्यू, तो कैसे सॉल्व करना है ये बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन के बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगेन वही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन फिर से वापस वही आ गया है। अब की बार क्या बोला गया है कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। अब की बार किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लैम्डा प्लस म्यू की। बस अब की बार मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस मैं सिर्फ तुमको गाइड कर दे रहा हूँ कि ऐसे करना है। तो पहले तुम क्या निकालोगे? ठीक है, तो पहले तो तुम D3 निकाल लो। अब D3 कितना हो जाएगा? 1 2 14। ठीक है, फिर 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इंटू 3, फिर यहाँ पे 2 5 और 33 इक्वल्स टू 0 कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। अब लैम्डा मिल गया तो फिर D2 निकाल लो। D2 कितना हो जाएगा? तो कितना लिखोगे? 1 2 14, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? अब की बार D2 की बात हो रही है तो 2 5 33। ठीक है, और कितना लिख दोगे? 3 5 म्यू। ठीक है, अब क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसके भी वेरिएबल कितना है? ये 0 के इक्वल, तो इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से म्यू मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा हमको? लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो लैम्डा कितना जाएगा हमारा? यहाँ से सॉल्व करने पे लैम्डा आ रहा है कितना जाएगा? -1, और म्यू कितना जाएगा? 13। ठीक है, तो लैम्डा प्लस म्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा? 13 - 1 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? ठीक है, अब अगला देखो, अब यहाँ पे डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट में क्या लगा दी हमने? लिमिट लगा दी। क्या लगा दी? लिमिट। अब लिमिट लगा दी तो देखो यहाँ पे जब हम इस पूरे वाले की बात कर रहे हैं तो हमको जो निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या निकालना है? लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। तो मतलब यहाँ पर f ऑफ x तो ये, तो मतलब यहाँ पे भी लिमिट लग जाएगी किसके ऊपर? x टेंड्स टू 0 a प्लस साइन ऑफ x अपॉन x लिखेंगे। ठीक है, 1 तो एज इट इज है, b भी एज इट इज है। अब यहाँ पर a एज इट इज है और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी किसके ऊपर? x टेंड्स टू 0 1 प्लस साइन ऑफ x। ठीक है, अपॉन x की बात हो रही है,
और यहाँ भी b। अब यहाँ भी a, यहाँ भी 1 है और साथ में क्या लग जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 b प्लस साइन ऑफ x अपॉन x, क्योंकि बाकी पे लिमिट नहीं लगेगी, लिमिट तो x वाले पार्ट पे ही लगेगी। अब तुमको ये भी पता है कि अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x जो होता है तो ये 0/0 का फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया और डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना देगा, कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1, और x को 0 रखोगे तो कॉस ऑफ 0 कितना देगा 1। तो इस पूरे की वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन बन गया लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स वाला जो डिटरमिनेंट है वो कितना बन जाएगा, ठीक है। a पे तो लगेगी नहीं, साइन ऑफ x की जगह x/x की जगह कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना जाएगा 1। तो ये जो डिटरमिनेंट है एफ ऑफ एक्स, क्या है ये हमारा एफ ऑफ एक्स, तो ये कितना जाएगा a+1, कितना जाएगा, इसकी जगह हम क्या रख देंगे 1, ठीक है। फिर 1b, ठीक है। अब यहां पर a 1+1, तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा 2, ठीक है। और फिर b, फिर a1b, कितना हो जाएगा a1b+1। अब ये डिटरमिनेंट बन गया हमारा, समझ में आ गया। तो ये पूरा जो डिटरमिनेंट है वो इस पूरे वाले पार्ट की बात कर ली अपन ने। अब इस पूरे वाले पार्ट में देखो R1 में अगर मैं R1 माइनस R2 कर दूं, R1 में क्या कर दूं मैं, R1 माइनस R2 कर दूं, और R2 में R2 माइनस R3 कर दूं, ये हम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं अब, ठीक है। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा वो कितना हो जाएगा, अब R1 में से R2 गया तो a+1 माइनस ऑफ a, तो ये 1 हो जाएगा। अब 1 में से 2 गया तो ये हो जाएगा -1, b में से b गया तो ये हो जाएगा 0, ये लिख सकते। अब a में से a गया तो ये हो गया 0, ठीक है। अब 2 में से 1 गया तो ये हो गया 1, और b में से b+1 तो ये हो गया -1। अब यहां पर a है 1 है और यहां पर b+1 है, एज इट इज रहेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। अब इस पूरे वाले पार्ट को, अब इस डिटरमिनेंट को अगर हम सॉल्व कर लें, ठीक है, तो हमको एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो कितना लिख जाएगा 1, कितना लिख देंगे 1, ठीक है, और कितना लिख देंगे b+1+1। अब माइनस माइनस +1, अब 1 रख दिया यहाँ पे। अब 0 इंटू b+1 कितना हो जाएगा, 0 इंटू b+1 तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा -1, तो यहाँ से a आ जाएगा, ठीक है, प्लस 0 इंटू कुछ भी तो ये तो 0 ही हो जाएगा। अब ये पूरी जो वैल्यू है अगर हम इसको सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना जाएगा हमारा, b+2 प्लस a, कितना जाएगा b+2 प्लस a। अब b+2 प्लस ऑफ a जो है इस पूरे की अगर हम बात करें तो b+2 ऑफ a की बात करें तो यहां पर जो आ रहा है a प्लस b, कितना बन गया ये a+b+2 बन गया। और ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके इक्वल दी है, लैम्डा प्लस म्यू ऑफ a प्लस न्यू ऑफ v के। ये कितना दिया हुआ है, लैम्डा प्लस म्यू ऑफ a प्लस न्यू ऑफ b। तो कंपेयर करें तो लैम्डा कितना हो गया 2, म्यू कितना हो गया 1, और न्यू कितना हो गया वो भी 1। अब तुमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो किसकी वैल्यू पूछी गई है, लैम्डा प्लस म्यू प्लस न्यू का होल स्क्वायर पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 2 + 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना रहेगा 4, 4 + 1 का 4 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना रहेगा 16। क्लियर। तो क्या किया हमने यहाँ पे लिमिट यूज कर ली, लिमिट अप्लाई कर दी, तो लिमिट यहाँ पे लिमिट लिख दिया, साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी होगी 1 होगी। तो जहां भी साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स दिखाई दे रहा है वापस सब जगह हमने क्या लिख दिया 1 रख दिया। तो जो डिटरमिनेंट बन गया वापस लिखा a+1 1b 1 a+2b a11 b+1। फिर इसको हमने सिंप्लीफाइड कर लिया, इस पूरे डिटरमिनेंट को हम लोगों ने क्या कर लिया वापस से सिंप्लीफाइड कर लिया, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, अगेन यहाँ पे इनफाइनटली मैनी सोल्यूशन है, तो इनफाइनटली मैनी सोल्यूशन है, तो यहाँ पर इस पूरे वाले पार्ट में लैम्डा -1, लैम्डा -4, लैम्डा, ठीक है, फिर लैम्डा, लैम्डा -1, लैम्डा -4, फिर लैम्डा +1, लैम्डा +2, लैम्डा +2 माइनस, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना है 0, ये कर दिया अपन ने। फिर एक बार 5, 7, 9 ये डिटरमिनेंट लिया और फिर क्या लिख दिया अपन ने, लैम्डा -4, लैम्डा -1, लैम्डा +2, लैम्डा, लैम्डा -4, ठीक है, माइनस, ठीक है, कितना माइनस लैम्डा +2 इक्वल्स टू 0। अब इन दो डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेना, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी 3, ठीक है ना। पहली वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और दूसरी आ जाएगी -1/2, कितना आ जाएगा। और यहां से दूसरे वाले पार्ट में अगर हम बात करें 5, 7, 9 को, इसको सॉल्व करने पे जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू की लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, और लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी लैम्डा की, कितनी आ जाएगी, लैम्डा की दूसरी जो वैल्यूज है, दूसरी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगी 23/2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 23/2। तो ये जो वैल्यू है वो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, तो जो कॉमन वैल्यू आएगी वो यहां पर रख देना, ठीक है। अब कॉमन वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा की 3, तो 3 का होल स्क्वायर +3, तो 9 + 3 मतलब कितना जाएगा 12, तो आंसर कितना जाएगा इसका 12। ओके, अगला केस, द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब अगर सिस्टम ऑफ द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड में से कम कोई एक नॉट इक्वल्स टू 0 होगा और डेल्टा को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। किसके इक्वल होना पड़ेगा डेल्टा को, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो बोला गया है द इक्वेशन हैज ए नो सॉल्यूशन, क्या बोला गया है नो सॉल्यूशन। अब इक्वेशन की वैल्यू हो रही है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है डी वो 0 होना चाहिए और D1, D2, D3 में से कम कोई एक एटलीस्ट नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो कंडीशन ये आ रही है। अब अगर D इक्वल्स टू 0 है तो D जो है तो D लिख दें, कितना होगा D, तो 1, 1, 1, 1, 2, 5 और 1, 5 लैम्डा इक्वल्स टू कितना जाएगा 0। अब ये पूरी वैल्यू 0 है तो एक बार इसको एक्सपांड करके लिख दें तो कितना लिख दिया जाएगा 1 × 2 लैम्डा -25, कितना 1 × 2 लैम्डा और कितना रहेगा 25 -1, ठीक है, यहां से कितना रहेगा लैम्डा -5 +1, ठीक है। अब +1 के बाद, ठीक है, तुमने कितना लिखा 5 - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इस पूरे वाले पार्ट को सॉल्व करने पे लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, लैम्डा इक्वल्स टू 17 आ गया, लैम्डा कितना आ गया 17 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है, ठीक है, अब उस वाले पार्ट में जो बोला जा रहा है कि हैज नो सॉल्यूशन। अब अगर ये नो सॉल्यूशन है तो बेटर यहाँ पे कि 1, 5 लैम्डा वाला टर्म इसको गायब कर देते हैं, मतलब D3 निकाल लेते हैं, और D3 कितना रहेगा तो 1, 1, 6, ठीक है, फिर 1, 2, 9, ठीक है, और यहाँ पर कितना जाएगा 1, 5 और कितना जाएगा म्यू, और ये पूरी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगर ये पूरी वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इसको जब एक्सपांड करके लिखेंगे तो ये कितना जाएगा 1 × 2 म्यू -9 × 5 -1, ठीक है, म्यू -9 म्यू -9 +6 और कितना जाएगा 5 - 2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे लैम्डा की वैल्यू 17 हो जाएगी और म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी नॉट इक्वल्स टू 18। ओके, तो
जनरली जो क्वेश्चन होंगे वो या तो नो सॉल्यूशन पे होंगे, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पे होंगे, या तो लीनियर इक्वेशन होगी, या तो नॉन, ठीक है, या फिर होमोजीनियस का फॉर्म बनाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। ठीक है, तो इसके साथ ये वाला लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ओके बच्चों, ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं जरूर पूछे जा सकते हैं, उसके ऊपर मैंने यहाँ पर आपसे डिस्कशन कर लिया है। ठीक है, चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।